हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज हम करेंगे अपने क्लास 8 का पॉलिटी स्टार्ट। ठीक है, अब तक मैंने आपकी 6 और 7 की दोनों की एनसीईआरटी पढ़ा दी है। सिविक्स जिसने भी नहीं पढ़ा है वो देख सकता है। ठीक है, काफी छोटे छोटे लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास 8 की सीरीज को, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम भारत के संविधान की बात करेंगे। सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मेरे को पॉलिटी के अंदर, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इसको आज हम पढ़ने वाले भारत का संविधान। अब हम पढ़ने वाले कि संविधान क्या होता है। ठीक है, इंडिया को क्यों जरूरत पड़ी संविधान की, और जानेंगे कि इसके बेसिक फीचर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आज जानने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, क्या आपके क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों को संविधान की क्यों जरूरत पड़ी, है ना। जैसे गेम होता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी गेम आप खेलते हो, क्रिकेट, लूडो वगैरह जो भी, ठीक है, हर एक गेम में अपना खुद का रूल होता है ही नहीं होता? होता है ना, सभी गेम में रूल होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, सोसाइटी के अंदर भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, देखो अगर आप कोई भी गेम खेलते हो और उसके अंदर कोई रूल्स नहीं है, मुझे बताओ कोई जीतेगा, कोई हारेगा? नहीं, सब अपनी मनमानी करेंगे। करेंगे। तो ऐसे ही सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं वो क्या करके रखते हैं, वो अपने लिए कुछ रूल्स बनाते हैं। ठीक है, और जो रूल्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है जी, तो ऐसे ही सोसाइटी को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी, तो इतना सा पॉइंट तो मिल गया। आगे भी देख लेते क्या है। 1924 के अंदर जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, आईएनसी पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, वो डिमांड करती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। बोलते हैं कि हमको अपना संविधान चाहिए, वो डिमांड करते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है जिसने हमारा संविधान बनाया है। जिस असेंबली ने हमारा संविधान बनाया है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो हमारा संविधान दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक के टाइम के बीच में बनाया गया था। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि कब स्टार्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना, तो जल्दी से बताओ, दिसंबर 1946। और कब फाइनल कर दिया गया था, बना के तैयार कर दिया गया था, जल्दी से बताओ, नवंबर 1949। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आज के टाइम पर देखें ना, बहुत सारी कंट्रीज जिनके पास अपना खुद का संविधान है ही नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, आप देखें ना, सब ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा कंट्रीज है जिनके पास अपना संविधान है। हर एक डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि हर एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री उनका सेम सा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नहीं। अब पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखाता है, सर्व क्या करता है, किस लिए बनाया जाता है, इसका पर्पस क्या है, भाई क्यों बनाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, क्यों जरूरत पड़ती है रूल्स और रेगुलेशन की, सब क्या जरूरत है? अपनी मनमानी से भी तो चला सकते हैं, नहीं। देखो पहला तो ये दिखाता है जो वहाँ के लोग हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री, कि आप जो वहाँ के लोग हैं, वी आर सिटीजन इंस्पायर्ड टू बी। देखो जो वहाँ के लोग हैं वो किस तरीके की कंट्री चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया के ऊपर पहले कौन रूल करता था, जल्दी से बताओ, 200 साल तक कौन रहा था हमारे ऊपर? ब्रिटिश लोग। उन्होंने अपना राज बना के रखा था, हम नहीं चाहते थे। हमने क्या करा, स्ट्रगल करा उनके अगेंस्ट, बोला कि हमको क्या करो, फ्रीडम चाहिए, करा या नहीं करा? तो यहाँ के लोग क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे ना। और आज डेमोक्रेसी है, लोग सभी लोगों के पास फ्रीडम है। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि वहां के लोगों के आइडियाज को, ठीक है, कि वो उन लोगों के क्या आइडियाज है, वो किस चीज की किस तरीके की कंट्री चाहते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फंडामेंटल नेचर होता है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बहुत सारे रूल्स और प्रिंसिपल हमें सर्व करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं नेपाल का। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिसका बॉर्डर से टच होता है, जल्दी से बताओ कहाँ पे होता है, नॉर्थ, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से, ठीक है, और सिक्किम से, और थोड़ा बहुत इन सभी स्टेट से हमारा क्या होता है, बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, तो हमारी नेबर कंट्री है नेपाल, जिसके अंदर पहले मोनार्क रूल करता था। मोनार्क क्या होता है, मोनार्क होता है किंग, ठीक है, राजा। पहले नेपाल के अंदर कौन रूल करता था, राजा। अब पहले जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, जल्दी से बताओ, मोनार्की के अकॉर्डिंग, किंग के अकॉर्डिंग। अब लोग परेशान होने लगे, बोले तो राजा अपनी खुद
कुछ ज्यादा ही चला रहा है यार, हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको फ्रीडम चाहिए, हमको डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। लोग क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं किसके अगेंस्ट? राजा के अगेंस्ट। बोलते हैं कि हटो, हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको डेमोक्रेटिक स्टेट चाहिए, ठीक है। अब राजा नहीं मानता है, लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग आते हैं धरने पर, ठीक है, खूब मूवमेंट करते हैं, खूब स्ट्रगल करते हैं, बोलते हैं कि अब हमको डेमोक्रेसी चाहिए। एट द लास्ट 2006 के अंदर क्या होता है? डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी जाती है। किसके अंदर? नेपाल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग होते हैं फिर वो अपना नया संविधान बनाते हैं। वो अपना नया संविधान क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो पहले संविधान था, जो पहले बना हुआ था, तो मोनार्की के लिए बनाया हुआ था। अब मोनार्की के संविधान को थोड़ी नहीं चलाएंगे। जब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है तो उसके संविधान का क्या करेंगे? तो वो क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर लोग क्या चाहते थे? डेमोक्रेसी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, मिली ना। तो ये क्या दिखाता है? वहां के लोगों के आइडियाज को दर्शाता है, ठीक है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो डिफाइन करता है कि किस तरीके के आपकी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसे कि नेपाल के अंदर पहले राजा था, तो वहां पर मोनार्की दिखती है, ठीक है। पहले कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था उस कंट्री का? मोनार्क का, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर नहीं है। आज क्या है? डेमोक्रेटिक स्टेट है। आज वहां पर कौन सी फॉर्म गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी की, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर जिसके अंदर हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, इलेक्शन होते हैं, जाते हैं ना सभी लोग वोट करने। तो ऐसे ही सभी लोग क्या करते हैं? अपने लीडर्स को चुनते हैं, और जो लीडर होता है उनके बिहाफ पर वो काम करता है, उसको पावर मिलती है। अब जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास होती है नहीं होती है? पावर होती है। अब उनके पास इतनी पावर होगी आगे, कहीं वो उस पावर का मिसयूज ना करे, इस चीज का ध्यान कौन रखता है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो पावर मिली हुई है ना मिनिस्टर को, उस पावर का जो पावर मिनिस्टर्स को मिली हुई है तो उस पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। इस चीज के ध्यान कौन रखता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक कहानी ली हुई है हमारी बुक के अंदर जिसके अंदर एक सुरेश क्लास का मॉनिटर होता है, ठीक है। वो काफी बुली था, वो काफी ऐसा होता है ना खड़ूस टाइप, ठीक है। अब क्या होता है कि जो टीचर होती है वो बोलती है कि बच्चा मैं क्लास से बाहर जा रही हूँ, सुरेश जी आप खड़े हो जाइएगा और पूरी क्लास को माइंड लीजिएगा, ठीक है, शांति बनाए रखिएगा, ठीक है। मैम चली जाती है। अब उसकी थोड़ी सी मतभेद थी किससे? अनिल से। बोलते हैं कि आने दो मैम को, आज तो तुम्हारी रिपोर्ट दूंगा। वो बोलता है भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो? वो बोलता है कि आने दो भाई, मेरे पास पावर है, अब मिसयूज करेगा, ठीक है। मैम आती है, मैम बोलती है कि हाँ जी बताइएगा। वो बोलता है कि मैम अनिल आपके जाने के बाद क्लास में तेज बोलने लग रहा था, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी तो सुन ही नहीं रहा था। फिर मैम बिना बात के उसको चैप्टर सुनाने लगती है, बिना बात के उसको डांट देती है ना। तो ये क्या था? सुरेश के पास पावर थी और उसने पावर का मिसयूज करा ना। तो ऐसे ही हमारे जो मिनिस्टर होते हैं उनको पावर मिल जाती है, उस पावर का मिसयूज ना करे वो कौन देखेगा? कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा ना, है ना। और कभी भी हाँ, अब क्या है कि अगर आप रिकॉल करोगे वाल्मीकि जी की कहानी को, क्लास 7 में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी वाल्मीकि की, याद है? नहीं याद ना? याद करके आओ जल्दी से। तो उनकी स्टोरी में हमने देखा था कि उनको स्कूल के टाइम पर कितना डिस्क्रिमिनेट किया जाता है नहीं किया जाता। उनके स्कूल का एक्सपीरियंस देखा, उनके टीचर उनके साथ कितना बुरा करते हैं। तो लेकिन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे, है उसके अंदर आज कोई भी इंसान किसी की कास्ट को लेकर क्या ऐसे कर सकता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को अधिकार है किसका? इक्वालिटी का। हर एक पर्सन, हर एक सिटीजन क्या करेगा? किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। उसके रिलीजियस को लेकर, उसके रेस, कास्ट, जेंडर, उसके बर्थ ऑफ प्लेस को लेकर कोई भी नहीं कर सकता। हर एक इंसान को राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है और ये फंडामेंटल जो बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट राइट्स है किसकी? हमारे भारत के संविधान की, ठीक है। वो मिनिस्टर हो, पीएम हो, हेड हो, कोई भी हो, हर एक इंसान क्या है? इक्वल है, ठीक है। और जो डोमिनेट होता है वो भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे, ठीक है। ये देखता है कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब एक और स्टोरी दी हुई है इसके अंदर। एक गेम पीरियड होता है स्कूल के अंदर। क्या होता है कि इसके अंदर जो मेजॉरिटी में जो बच्चे थे ना वो बॉयज थे, और गर्ल्स बोलते हैं कि देखो हमको बास्केट खेलने का है, आज हम बास्केट खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बॉय बोलते हैं नहीं भाई हम तो क्रिकेट खेलेंगे। अब ये जो बात होती है टीचर तक जाती है।
अब टीचर बोलते हैं अच्छा चलो वोटिंग किया जाएगा, जिसको क्रिकेट खेलना है वो हाथ खड़े करेंगे, ठीक है, और जिसको नहीं खेलना है, जिसको फुटबॉल खेलना है वो नहीं खड़े करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ज्यादा कौन थे, बॉयज थे, गर्ल्स अपनी 3-4 थी, ठीक है। अब ज्यादा किसके हाथ होंगे, बॉयज के, वो क्रिकेट के लिए मानते हैं तो वो हंसने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो मिनॉरिटीज है उनकी इंटरेस्ट की नहीं सुनी जाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं चलता कि मेजॉरिटी अपनी पावर चलाएगी। हमेशा किसकी सुनी जाती है, हमेशा ही मेजॉरिटी की और मिनॉरिटीज की दोनों के इंटरेस्ट की बात की जाती है। कभी भी कोई डिसीजन मिनॉरिटीज के अगेंस्ट में नहीं लिया जाता, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं किया जाता मिनॉरिटीज को, और डोमिनेशन नहीं चलता किसका, मेजॉरिटी का, ठीक है। थर्ड जो सिग्निफिकेंट रीजन है क्यों जरूरत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सेव करता है हमको खुद से, ठीक है। अब हमको खुद से कैसे, देखो कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ गलत कदम भी उठाने लगते हैं, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बचाता है कि देखो भाई गलत मत करो, फिर देखने क्या मिलेगा। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स बनाए हुए है ना, हम अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, सब गलत चीजें हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिला हुआ है, नहीं कर सकते भाई, तुम करोगे तो जेल जाओगे। तो हम गलत ना करें, ये कहाँ से पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सुबह में एक गर्ल थी जिसका नेक्स्ट डे पेपर था, अब उसका फेवरेट शो चल रहा था घर में, तो वो सोचती है कि मैं पढ़ूं या टीवी देखूं, तो वो जाके बैठ जाती है टीवी देखने। उसकी मम्मा पूछती बेटा आज तुम इतना दुखी क्यों, बोलती कि मम्मा कल मेरा एक टेस्ट है और आप मेरा फेवरेट शो चल रहा है, आप इसको बंद नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप इसको बंद करोगे काश मैं पढ़ने के लिए चली जाऊंगी। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बच्चा आप जाओ पढ़ो, ठीक है। अब वो नेक्स्ट टेस्ट कर रही होती है तो याद करती काश मैं सच्ची मैंने अच्छा किया कि मैंने कल टीवी नहीं देखा, वरना मैं अपने 2 क्वेश्चन को तो भूल ही जाती, करती नहीं, ठीक है। तो इससे क्या है कि वो लड़की गलत काम करने से उसने किसकी हेल्प मांगी, अपने घर वालों की। तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प करता है कि हम कहीं गलत राह पे ना चले, कि हम कोई गलत कदम ना उठाए, अगर उठाए तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखे कि देखो भाई गलत नहीं करने का है, ठीक है, कोई डिसीजन हम गलत ना ले, ठीक है। और क्या होता है कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का आप कभी भी बेसिक राइट्स को, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये जो बेसिक राइट्स होती है ना इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब की फीचर्स क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब की फीचर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, जो काफी नेशनलिस्ट थे, ठीक है, वो इमेजिन कर रहे थे किसका, फ्री इंडिया का। वो चाहते थे कि इंडिया, ठीक है, वो चाहते थे कि इंडिया फ्री होए। अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, तो हर कोई अपने माइंड में एक ड्रीम तो देख ही रहेंगे। आपका सपना होता है कुछ ना कुछ करने का लाइफ में, आगे बढ़ के कुछ करने का आप सपने देखते हो ना कि हाँ काश यार कब मिलेगा पता नहीं, है ना, कब मैं वहां तक पहुंचूंगा, ठीक है, पहुंचूंगी, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर थे वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि जब इंडिया फ्री होगा तो वो कैसा होगा, इमेजिन करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो बोलते हैं कि फ्रीडम होगी सभी लोगों के पास, तो एक डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और गवर्नमेंट के अंदर हर एक इंसान को पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा, ठीक है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करती है, हमारे संविधान को बनाती है। तो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, जिनको हमने चुना है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही चुनते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है कि जो मेंबर थे किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इनके पास बहुत बड़ा टास्क था। अब ऐसा नहीं है कि इनको संविधान बनाने के लिए दे दिया तो बहुत इजी होगा बनाने का और खत्म करने का, नहीं। इंडिया जो कि इतनी बड़ी कंट्री है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी की एक ही भाषा बोलने के लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी का अपना अलग अलग कल्चर है। आप हरियाणा के अंदर जाओगे तो अलग अलग, साउथ के अंदर जाओगे तो बिल्कुल ही अलग मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी के बीच में कैसे यूनिटी बना के रखे, बहुत ज्यादा बड़ा तो टास्क था। दूसरी तरफ हमारा पार्टीशन भी हो चुका था इंडिया और पाकिस्तान का, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। तीसरी तरफ जो प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट मतलब जो राजा, पहले क्या होता था कि कुछ स्टेट्स में कौन रूल करता था, डायरेक्ट रूल था किसका, ब्रिटिश का, और कुछ स्टेट में इनडायरेक्ट रूल था किसका, ब्रिटिश का, जहां पर राजा रूल किया करते थे। पहले राजा हुआ करते थे, सोचने वाली बात है, राजा होते थे, ठीक है। तो राजा क्या करते थे, रूल किया करते थे। अब वो जो राजा का जो स्टेट था, जो राज्य था, उसको अपने साथ लेकर चलना बहुत ही बड़ा टास्क था और इसका क्रेडिट दिया जाता है किसको, जल्दी से बताने का है। सर्च करो और देखो, पता है तो कमेंट करो
और नहीं पता तो जान के आओ, ठीक है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आज हमारा जो भारत है ना वो इतना बड़ा ऐसे नहीं बन गया, उसको जोड़ा है हमने, ठीक है। और इन सभी लोगों के अंदर एक यूनिटी, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, हाँ, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना, ठीक है, सभी के लिए, सभी लोगों के लिए जो उसको फॉलो कर सके, तो बहुत बड़ा टास्क तो होगा ही नहीं। आप देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि बैलेंस करते हैं सभी लोगों के अंदर। एक इंडिपेंडेंट इंडिया जब से आजाद हुआ है और अब तक वो संविधान को चलाता हुआ आ रहा है, हमको कभी जरूरत नहीं पड़ी अपने संविधान को चेंज करने की, क्योंकि वो सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और ऐसा नहीं है कि जैसे वो बना है तब से ऐसा ही है, हम कुछ चेंजेस भी करते हैं, है ना, टाइम टू टाइम चेंजेस करते हैं, जबकि उसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। फेडरलिज्म, अब देखो कुछ बेसिक फीचर्स की अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन, पहला फेडरलिज्म, मतलब हमारे यहाँ पे एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और पंचायती राज, जो कि हम 7th क्लास में पढ़ के आए थे, 6th क्लास में पढ़ के आए थे, सॉरी, ठीक है। वहाँ हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। सेंट्रल लेवल पर कौन गवर्नमेंट होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो राज्य की गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिस्ट प्रोवाइड करता है कि देखो इस गवर्नमेंट को इस टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर क्या बनाना है, कानून बनाना है, ठीक है। जैसे पंचायती राज है, उनको भी कुछ पावर दी हुई कि तुम एग्रीकल्चर के ऊपर, एजुकेशन, इन सब के ऊपर अपना संविधान बना सकते हो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को भी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि तुम इन सब चीजों के ऊपर अपना कानून बना सकते हो, ठीक है। तो कोई डोमिनेट नहीं है, सभी की पावर को क्या करा गया है, डिवाइड किया गया है। एंड देन दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना है, ठीक है, कि हम इलेक्शन होंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और जो हमारे रिप्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, हमारे बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हमारे बिहाफ पर कानून बनाएंगे, ठीक है जी। तो यही था, आगे चलते हैं। और जो बनाएंगे ना कानून, फिर वो अकाउंटेबल भी होंगे, अगर वो कहीं एक्शन भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो लोगों को जवाबदेही होंगे, वो बताएंगे कि हाँ हमने क्यों करा है, क्यों नहीं करा है, ठीक है। तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को सेपरेट किया हुआ है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो कि कानून बनाती है, अब वो कहीं ऐसा कानून ना बनाए जो कि बेकार हो, ठीक है, उसको कौन देखभाल करता है, जुडिशरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाया है उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कराने का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है, ठीक है। अब जो कानून बनाया है उसको धर के चार तो नहीं डालना है, उसको इंप्लीमेंट भी तो कराना है, लोग उसको माने भी तो सही, है ना। तो फिर क्या होता है, उसका काम होता है एग्जीक्यूटिव का। जैसे हमारे पीएम हो गए, हमारे सिविल सर्वेंट्स हो गए, उनका काम क्या होता है, लॉज को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। और लेजिस्लेटिव जिनको हम चुनते हैं, जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, वो कानून बनाते हैं। जुडिशरी क्या करती है, देखती है कि कहीं किसी इंसान के साथ गलत ना हो जाए, जो कानून है वो ठीक से चल तो रहा है सोसाइटी में, जुडिशरी का काम होता है, ठीक है। चेक करना, बैलेंस करना सभी के सामने। और जो अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है हमेशा क्या करती है, बैलेंस करके रखती है अपनी पावर को जितने भी। अब स्टेट क्या होता है, स्टेट ऐसा नहीं है कि राज्य को स्टेट बोलते हैं हमेशा, पॉलिटिक्स के अंदर स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप जो लोगों के वेलफेयर में काम करता है उसको बोलते हैं स्टेट, ठीक है। इंडिया स्टेट भी हो सकता है, नेपाली स्टेट भी होता है, ये गवर्नमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं फंडामेंटल। गवर्नमेंट किस लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए तो काम करती है, तो स्टेट होगी ना। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और यही क्या है, ये कोर है, ठीक है, हमारे संविधान का कोर एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट जहां पर एक इंसान को प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई भी इंसान उसके ऊपर अपना खुद का डोमिनेंट ना बना के रखे, उसके कोई मतलब कुछ गलत ना करे, ठीक है। गवर्नमेंट भी को भी पावर हिला के रख देती है इसके अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट की पावर को भी हिला के रख देता है ये फंडामेंटल राइट, कि गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है भाई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल की राइट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर मिनोरिटीज को भी राइट है कि मेजॉरिटी के अगेंस्ट वो जा सकता है। अगर मेजॉरिटी अपना रूल चला रही है तो मिनोरिटीज के पास अधिकार है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट के अंदर हमारे खुद की राइट्स है, और डीपीएसपी के अंदर हमारे किसको ड्यूटी है, उसकी जो हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए कुछ ड्यूटीज बनाई हुई है, ठीक है, कि वो कैसे सोसाइटी के अंदर सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सके। तो एक बार फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब सभी इंसान को इक्वल है, यहाँ पर कोई भी इंसान किसी भी कास्ट, जेंडर, किसी को भी चीज को लेकर किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। राइट टू फ्रीडम, हर एक इंसान को
जीने का अधिकार है, ठीक है। ये इंडिविजुअल की राइट की बात करता है। तो राइट टू इक्वली 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 20 से लेके 22 तक, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपको कोई भी इंसान आपको दबा के नहीं रख सकता है, ठीक है। इससे बचाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोई लेबरिंग वगैरह कुछ नहीं करा सकता है, ठीक है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मतलब बाहर से कोई भी आपको नहीं दबा सकता है। ये कौन से आर्टिकल में 23 और 24 आर्टिकल बचाते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कि आपको अपने जो रिलीजियस है अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है, ये आर्टिकल 25, 26 और 27 के अंदर है। कल्चर और एजुकेशन राइट है, ठीक है। आपको अपने कल्चर को आगे बढ़ाना है, अपने एजुकेशन राइट्स चाहिए आपको, तो आपको आर्टिकल 29 से 30 में मिल जाएंगे। और लास्ट राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होती है, अब जो इतनी सारी ऊपर तक हम राइट पढ़े हैं ना, इन सबको बचाने का काम करती है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसके अंदर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियल, उसको पावर मिली हुई है कि कहीं जो गवर्नमेंट है वही इसके अगेंस्ट ना चले जाए, कहीं वही लोगों के साथ बुरा भेदभाव ना करने लगे, ठीक है। कहीं वही जो राइट टू इक्वलिटी मिला हुआ है, स्टेट क्या नहीं कर रही, इक्वल नहीं मान रही किसी भी इंसान को, तो वो कौन देखेगा, इसके अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और उसके थ्रू सारी चीजों को जो इंडिविजुअल उसको बचाएगा, ठीक है। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब कि हमारे देश का कोई अपना खुद का एक रिलीजियस नहीं है, ठीक है। हमारी कंट्री का खुद का एक रिलीजन नहीं है, तो भाई हमारे देश का क्या होगा, हमारी कंट्री का क्या होगा, है ना। तो हमारा जो संविधान है या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो हर एक रिलीजियस को प्रमोट करती है, वो किसी को बढ़ावा नहीं देती और किसी को दबाती ही नहीं है, ठीक है। वो सबको क्या करती है, फेवर करती है, वो सभी को आगे बढ़ाने की बात करती है, ठीक है। वो किसी के अंदर रोक टोक नहीं देती है। तो अब मुझे से जल्दी से बताओ कल्चर और एजुकेशन राइट और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कौन से आर्टिकल में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कौन से आर्टिकल में आपके संविधान के अंदर मेंशन है। और जैसे कि फंडामेंटल राइट है, ऐसे ही आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और कितने टोटल है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया होगा, कोई बात नहीं, बट चैप्टर बहुत अच्छा था। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।